गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा बच्चे और मेरे सारे व्यूअर्स, भले ही हमारे चैनल का नाम मैथोफिलियंस है, लेकिन आज हम लोग मैथ्स के किसी टॉपिक या किसी चैप्टर के ऊपर डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए एक वर्ड है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और उस वर्ड के बारे में जानना बेहद जरूरी है। और अगर ध्यान ना दिया जाए इस वर्ड के ऊपर तो कई बार बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है इंसान को। और मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगी। ये वर्ड जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है केरेटोकोनस। केरेटोकोनस क्या है? बेसिकली केरेटोकोनस एक कॉर्निया डिजीज है, और ये डिजीज अगर वक्त पे ट्रीट ना की जाए, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत खतरनाक हो जाती है। किसी पेशेंट की आईसाइट भी चली जाती है, मतलब परमानेंट लॉस हो सकता है। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और मैं खुद एक केरेटोकोनस पेशेंट हूँ, तो और काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए और आपके साथ आपको बताना चाहिए, और आपके साथ जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मुझे जानने को मिला, और जो इनफैक्ट मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो ये कि केरेटोकोनस है क्या, और कैसे पता लगता है कि किसी को केरेटोकोनस हो गया, क्या सिम्टम्स हैं, और क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं इस केरेटोकोनस से बचने के लिए। तो वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केरेटोकोनस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि केरेटोकोनस एक कॉर्निया डिजीज है। कॉर्निया मतलब कि जो हमारी आंखों की काली पुतली होती है उसको कहते हैं हम कॉर्निया। तो ये कॉर्निया की जो बीमारी है जिसको हम केरेटोकोनस कहते हैं, इस बीमारी में बेसिकली होता क्या है, ये मतलब क्या खराबी पैदा कर देती है कॉर्निया में? कॉर्निया को वीक कर देती है। कॉर्निया के वीक होने की वजह से ये डिजीज डेवलप होती है। और कॉर्निया जब वीक होती है, मतलब जो ये काली पुतली है ये कमजोर हो जाती है, तो ये झुकने लगती है। मतलब इसका जो नॉर्मल शेप है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इसकी नॉर्मल शेप से वो हट करके वो झुकने लगती है, एक कोन की शेप बना देती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे एक कोन की शेप होती है, वैसे ही नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी शेप से हट करके पेशेंट की आंखों का कॉर्निया कोन की जैसा बनने लगता है। और उसके कोन की बनने की वजह से पेशेंट की आंखों का जो विजन है वो कम हो जाती है। उसको सामने की चीजें ब्लर दिखने लगती हैं, डिस्टॉर्टेड दिखने लगती हैं। मतलब एक इमेज ऐसा लगता है कि उसके आसपास और भी वैसे ही सिमिलर इमेजेस हैं। जैसे अगर वो चांद को देखता है, जैसे आप इमेज में देखिए, चांद एक ना दिख करके लगता है उसके अगल बगल बहुत सारे चांद हैं। इसी तरह सूरज देख रहा है तो सूरज के साथ भी यही। अगर पेन एक देख रहा है तो दूर की कोई एक चीज है, एक पेन है, तो वो एक सिंगल पेन ना दिख के कई सारे उसके आस पास ही, मतलब बहुत दूर दूर नहीं, उसके जस्ट पास पास बहुत सारे पेन्स लगने लगते हैं। लगने लगता है कि वो एक सिंगल इमेज नहीं है, बहुत सारी इमेज है, तो डिस्टॉर्टेड हो जाती है इमेज। बेसिकली जो ये केरेटोकोनस के पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसा दिखने लगता है उसके वीक होने की वजह से। तो कई बार पेशेंट ऐसा सोच समझता है, जैसा कि मैं खुद समझ रही थी। मुझे ये जब डिजीज हुई तो मुझे भी नहीं पता था कि ये डिजीज मुझे हो गई है, और मुझे इनफैक्ट इस डिजीज का नाम भी नहीं पता था। तो पेशेंट को क्या लगता है, और इनफैक्ट मुझे भी खुद भी ऐसा लगने लगा था, दूर की चीजें मुझे धुंधली दिखने लगी थी, प्लस डिस्टॉर्टेड। मतलब बहुत ऐसा लगने लगा था कि एक चीज क्लियर इमेज, एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज नहीं दिख रही है। ऐसा लगने लगा था कि एक इमेज दिख रही है और उसके जस्ट अगल बगल कुछ कुछ इमेजेस हैं। इनफैक्ट मुझे लोगों के चेहरे तक भी धुंधले दिखने लगे थे। दूर से अगर कोई आ रहा है तो मैं पहचान नहीं पाती थी। एक अंदाज से पता लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब होता है ना कि इंसान पहचान लेता है, वैसे नहीं पहचान पाती थी। तो जो भी पेशेंट होते हैं केरेटोकोनस के, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। जैसे वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक में जो नंबर्स होते हैं वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, मतलब जिसको भी ये डिजीज होगी। केरेटोकोनस पेशेंट्स को कई बार ऐसा भी लगता है कि उनकी आंखों में ना कुछ चुभ रहा है, कोई ऐसी चुभने वाली चीज, कोई नुकीली चीज आंखों के अंदर चली गई है, जिस हालांकि आंखों में कुछ होता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में कुछ है, कुछ चीज है जो चुभ रही है, जो चुभन पैदा कर रही है।
और उसकी वजह से भी ना पेशेंट बहुत अपनी आंखों को रब करता है या फिर ऐसे चीटे मार मार के धोने की कोशिश करता है, साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार जैसे पेशेंट होते हैं कि दोनों आंखों में ये डिजीज डेवलप हो जाती है, तो कई बार लगता है कि लेफ्ट आई में ये कुछ चुभन हो रही है, कई बार लगता है राइट आई में कुछ चुभन हो रही है, कई बार मतलब दोनों आंखों में एक साथ कभी नहीं होती है, एक एक करके होता है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। इसी तरह पेन भी, बहुत स्ट्रेस लगता है कि बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, आंखों में तनाव हो रहा है, तो उसकी वजह से भी पेन पेन जैसा लगता है कि बहुत स्ट्रेस फील होने की वजह से एक साइड पे ऐसे करके पेन होगा, मतलब पूरा ये वाला हिस्सा कवर कर लेता है, दर्द होता है इसमें। तो ये भी कई बार केरेटोकोनस पेशेंट्स फील करते हैं। तो अगर कोई भी मतलब आप में से किसी को या किसी को भी आप में आपके जानने में से किसी को भी ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं या आप अपने आप में फील कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करिएगा, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो, किसी को भी ये डिजीज डेवलप हो, किसी के साथ भी ये परेशानी आए, लेकिन अगर किसी के साथ आ रही है तो बिना लापरवाही किए आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, मतलब उसको क्लियर विजन नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, स्कैटर्ड विजन होगा, है ना, ब्लरी विजन होगा, ये सारा जो है बेसिकली सिम्टम है इसका, इस डिजीज का। और ये क्यों हो रहा है? कॉर्निया के वीक होने की वजह से हो रहा है। कॉर्निया वीक हो जाता है, वो बल्ज करने लगता है, उसका शेप कोन की जैसा हो जाता है, इसलिए लाइट जो पास करती है कॉर्निया से वो सही तरीके से पास नहीं कर पाती, जिसकी वजह से रेटिना पे जो इमेज बनती है वो सही नहीं बन पाती, वो डिस्टॉर्टेड बनती है, वो स्कैटर्ड इमेज बनती है और पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। और मैं ये आपको बताते चलूं कि ये डिजीज डेवलप कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है। इसका एक रीजन जो रिसर्च कहती है वो ये है कि कई बार ये डिजीज जेनेटिकली भी होती है। इनफैक्ट मतलब किसी के पेरेंट या किसी के ग्रैंड पेरेंट या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट को ये डिजीज रही हो तो किसी पेशेंट में ये डिजीज डेवलप हो सकती है। जेनेटिक रीजन भी है इसका, तो कई बार जेनेटिकली होती है, कई बार आंखों को बहुत ज्यादा रब करने की वजह से भी ये डिजीज डेवलप हो जाती है। आंखों को बहुत ज्यादा हम लोग रब करते हैं, जैसे सो करके उठे या कोई काम बहुत सारा हमने कर लिया, हमारी आंखें थक गई, तो हम लोग, हमारी हैबिट होती है, मेरी भी हैबिट थी, अब नहीं मैं रब करती, लेकिन होती है हम लोगों की ये हैबिट कि हम लोग अपनी आंखों को बहुत रब करते हैं, उससे हमको रिलीफ मिलता है, लेकिन आंखों को कभी रब नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने अभी कई बार सुना होगा कि हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि आंखों को रब मत करो, रब मत करो, रब मत करो, है ना। तो वो सही कहते हैं और हम लोग उनकी बातों को बड़ा लाइटली ले लेते हैं कि क्या हो गया रब कर लिया तो, लेकिन रब करना बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब ये डिजीज जिसको ना भी हो तो डेवलप हो सकती है। और कई बार रीजन होता है कॉर्निया के वीक होने का कि हम लोग बहुत ज्यादा पानी से, जैसे पानी से जोर जोर से छींटे मारते हैं, मतलब कहीं से बाहर से आए हम लोग, बहुत ज्यादा डस्ट फील हो रहा है कि हमारी आंखों में बहुत ज्यादा डस्ट है, तो हम उसको नॉर्मली ऐसे धो के साफ नहीं करते, हम क्या करते हैं, पानी के ऐसे जोर जोर से छींटे मारते हैं, तो उससे भी कॉर्निया वीक हो जाता है और ये डेवलप हो जाती है डिजीज। तो ये सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। जेनेटिक रीजन तो हम उसको तो हटा नहीं सकते, जेनेटिकली अगर किसी को होना है तो वो तो होके ही रहेगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है ना। और लेकिन बाकी कुछ चीजें हम उन चीजों को अवॉइड करके अपने आप को इस डिजीज से बचा सकते हैं, मतलब ये डिजीज डेवलप होने से रोक सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखिए कि कभी भी आंखों को रब नहीं करिए, कभी भी आंखों के ऊपर पानी के जोर जोर से छींटे नहीं मारिए, मतलब बहुत जोर से ऐसे पानी से वॉश नहीं करना आंखों को। अगर वॉश करना है तो नॉर्मली आप पानी से धो लीजिए फेस, अपने आप ही आंखें साफ हो जाएंगी। या फिर कोई अगर बहुत ज्यादा इचिंग है, आपकी आंखों में खुजली हो रही है और आप फिर भी आंखों को मल रहे हैं, तो आंखों को मलने से बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करिए। कोई डॉक्टर आपको आई ड्रॉप बताएगा या जो भी है आई ड्राइनेस के लिए जो भी आपको रिकमेंड करेगा वो आप आई ड्रॉप यूज करिए, आंखों को बिल्कुल भी नहीं रब करिए। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैंने आपके साथ सारे सिम्टम्स भी डिस्कस कर लिए हैं और प्रिकॉशंस भी डिस्कस कर लिए कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको। इसके अलावा अब अगर बात की जाए कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, मतलब अगर किसी को ये बीमारी हो गई है या किसी को ये केरेटोकोनस डेवलप हो गया है तो कैसे ट्रीट किया जाए, क्या ट्रीटमेंट है इसका।
क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इनफैक्ट, तो उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका ट्रीटमेंट, वैसे ट्रीटमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं जो पेशेंट ले सकते हैं, जैसे कि एक हो गया C3R, एक हो गया इंटैक्ट रिंग्स, और एक है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली बहुत ही लास्ट वाली बात हो गई, मतलब बहुत आखिर की बात है ये, कि अगर कोई पेशेंट है केरेटोकोनस का और उसकी आंखों का कॉर्निया इतना वीक हो गया है, बहुत पतला हो गया है, इतना वीक मतलब इतना ज्यादा बल्ज कर चुका है, इतना ज्यादा झुक चुका है, इतना ज्यादा कोन की शेप ले चुका है कि अब उसको दूर का बहुत कम दिखने लगा है, मतलब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड दिखने लगा है। जैसे कि मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी ना वो मून की, बहुत ज्यादा ही स्कैटर्ड, मतलब एक साथ में ना एक मून के अलावा उसको 6 7 8 10 मून दिखने लगते हैं, मतलब एक इमेज उसके साथ साथ 8 10 इमेजेस और भी, या फिर उससे भी कम, उससे भी ज्यादा, मतलब बहुत स्कैटर्ड और बहुत धुंधला और बहुत ही कम दिखने लगता है, इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम जब किसी पेशेंट को हो जाती है, किसी केरेटोकोनस पेशेंट को, तब वहां पर कोई और मेथड काम नहीं करता, मतलब वहां पे C3R नहीं किया जा सकता, वहां पे इंटैक्ट रिंग्स नहीं लगाए जा सकते, वहां पे फिर एक ही ऑप्शन बच जाता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। और वो ट्रांसप्लांटेशन में कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करके ट्रांसप्लांट किया जाता है, आई मीन किसी दूसरे इंसान की आंखों के कॉर्निया को पेशेंट की आंखों में लगाया जाता है। और क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन है तो कई बार बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, बाहर की किसी दूसरी फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती है हमारी बॉडी, मतलब जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। जो अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, फिर वो कॉर्निया को ही वापस बाहर निकाल देगी, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ट्रांसप्लांटेशन वाली नौबत अल्लाह ना करे कि किसी को भी आए, और बहुत ही खतरनाक है ये चीज, तो बहुत थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं, मतलब उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है इंटैक्ट रिंग्स का। उसमें क्या होता है कि जैसे कॉर्निया की जो शेप होती है ना, कोन की तरह बन जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि एक कोन की तरह बन जाती है, और इंटैक्ट रिंग्स की सहायता से, मतलब उसकी हेल्प से क्या किया जाता है कि कॉर्निया के अंदर सर्जरी के थ्रू रिंग्स ऐसे फिक्स कर दी जाती है। तो रिंग्स फिक्स करने की वजह से जो उसकी कोन की शेप है थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, और उसकी शेप हल्की हल्की, मतलब पहले की तरह नहीं, नॉर्मल इंसान का जो कॉर्निया होता है वैसी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल शेप में लाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स इंटैक्ट रिंग्स की सहायता से, मतलब हेल्प से। और ये इंटैक्ट रिंग्स बेसिकली एक्रिलिक रिंग्स होती हैं, जो पता नहीं शायद थोड़ा पेनफुल रहता होगा इसका प्रोसीजर, जाहिर सी बात है सर्जरी करके उसकी आंखों में कॉर्निया के अंदर रिंग्स फिक्स करेंगे तो थोड़ा पेनफुल तो होगा ही। लेकिन एक और जो ऑप्शन है इसका C3R, वो ऑप्शन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं किसी केरेटोकोनस पेशेंट को कि वो C3R करवा लें। और मैं ये जरूरी ये बात कह दूं, क्योंकि मैंने एक पेशेंट को देखा कि उनको बहुत पहले पता लग गया था, मतलब 6 7 साल पहले पता लग गया था कि उनको केरेटोकोनस है, लेकिन उन्होंने लापरवाही की और उन्होंने केरेटोकोनस को ट्रीटमेंट, मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, मतलब उसको रोकने के लिए कोई ऑप्शन नहीं लिया। और उन्होंने अभी मेरी जब सर्जरी हुई है तो उसके कुछ पहले ही उन्होंने वो सर्जरी करवाई अपनी, तो वो 6 7 साल में ना उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने सोचा कि ये रुक जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, लाइट ले लिया थोड़ा सा, तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई, और उनका तो मुझसे भी ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि C3R हो गया उनका। ठीक है, तो अब ये C3R क्या है? C3R बेसिकली कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लाविन, इसका पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में एब्रिविएट करके C3R बोला जाता है। C3 मतलब C 3 बार आ रहा है ना, कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, तो 3 बार C आ रहा है इसलिए C3, और विद राइबोफ्लाविन इसलिए लास्ट में R, C3R। तो ये C3R मैंने खुद भी कराया, और इसके बारे में पढ़ा भी, सर्जरी के पहले ही पढ़ लिया था कि ताकि थोड़ा पता रहे मुझे कि क्या क्या होने वाला है। कुछ वीडियोस भी देख ली इनफैक्ट, लेकिन कुछ ऐसा खास मुझे ज्यादा पता नहीं लगा, मतलब प्रोसीजर तो पता लग गया कि कैसे कैसे होगा, लेकिन पेन के बारे में बताया नहीं गया। डॉक्टर ने भी इनफैक्ट मुझे बताया नहीं कि बहुत ज्यादा पेन होगा। पहले तो जब मैं सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो डरी हुई तो थी मैं, क्योंकि मेरे फादर की भी सर्जरी हुई थी अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब मेरी सर्जरी के कुछ टाइम पहले,
तो उन्होंने मुझे बताया कि एनेस्थीसिया देते हैं, तो इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे, इंजेक्शन एनेस्थीसिया देके थोड़ा सा सुन कर देते हैं, मतलब वहां पे आपको फील नहीं होगा कि कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पहले तो मैं बहुत घबराई हुई थी, वही सोच सोच के कि वो इंजेक्ट करेंगे एनेस्थीसिया तो उसमें कितना दर्द होगा। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो उन्होंने कहा कि हम आपको एनेस्थीसिया नहीं देंगे, तो मैं बड़ी अंदर से खुश हुई कि चलो अच्छा है कि एनेस्थीसिया नहीं देने वाले ये लोग, और यानी कि इसका मतलब सर्जरी के टाइम पेन नहीं होगा। मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि चलो अच्छा इंजेक्ट नहीं करेंगे, वो टेंशन खत्म हुई मेरी। अब उसके बाद जैसे ही मैं उस रूम के अंदर पहुंची, थिएटर के अंदर पहुंची, तो डॉक्टर मुझसे कहती हैं कि सर्जरी के बाद आपको थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन आप जब मेडिसिन लेंगे ना तो वो पेन कंट्रोल हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा और तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, पेन कंट्रोल हो जाएगा, मेडिसिन लूंगी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इरिटेशन तो होगा, सर्जरी है तो इरिटेशन तो रहेगी। तो जब मैं वहां पे ना, जो थिएटर के अंदर बेड होता है, उस बेड के ऊपर जब लेट गई, तो लेटाने के बाद वो पूरा हेड कैप वगैरह उन्होंने पहना दिया। अब उनका प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला था। स्टार्ट होने के टाइम पे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि देखिए दिलकुशा, ये थोड़ा सा ना पेनफुल प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब उनकी ये लाइन मैंने सुनी ना कि थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, तब मेरी दिल की धड़कन ऐसा लगा कि रुक गई कि पेनफुल प्रोसीजर है, मतलब थोड़ा सा ये बोल रही है ना, इसका मतलब जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होगा। ये इनके थोड़ा का मतलब ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। वहीं पे मुझे डाउट हो गया था। तो फिर मैं डर तो गई, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं फिर उनको। फिर मैंने सोचा चलिए स्टार्ट करेंगे ये। तो सबसे पहले जो लोग करते हैं ना, क्या करते हैं कि सबसे पहले आंखों में एक क्लिप लगा देते हैं। मतलब अगर किसी की दोनों आंखों में केराटोकोनस है की प्रॉब्लम है, तो दोनों आंखों में ऐसे क्लिप्स लगा देंगे, ताकि आंखें वो ब्लिंक ना कर सके। क्योंकि हमारी नॉर्मली आंखें ब्लिंक करती है ना, तो ब्लिंक करेगी तो प्रॉब्लम करेगी उन लोगों को, डॉक्टर्स को, पर काम नहीं करे देगी, इसलिए वो क्लिप लगा देते हैं ताकि आंखें ब्लिंक ना करें। तो ऐसी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे इमेज में देख सकते हैं आप, ऐसे क्लिप लगा देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्लिप लगाई। उसके बाद इनका सेकेंड स्टेप होता है कि आंखों की जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया की सबसे टॉप मोस्ट लेयर, जिसको एपिथेलियल लेयर कहा जाता है, वो लेयर हटाई जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उस लेयर को हटाने से पहले टॉपिकल ड्रॉप्स डाली। एनेस्थीसिया तो इंजेक्ट नहीं करते, लेकिन इंजेक्ट करने के अलावा, मतलब इसके बजाय क्या करते हैं वो कि कुछ आई ड्रॉप के फॉर्म में एनेस्थीसिया डालते हैं। मतलब लेकिन उस एनेस्थीसिया का असर ना बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होता, मतलब 1 या 2 मिनट के लिए असर रहता है। तो उन्होंने सबसे पहले ना ड्रॉप डाली मेरी आंखों में, और फिर मुझे ऐसा लगने लगा ना कि मेरी आंखें ऐसे मूव नहीं कर रही, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रही, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। फिर उन्होंने फटाफट जल्दी जल्दी डॉक्टर्स ने क्या किया कि ऊपर के लेयर को हटाना शुरू किया। मुझे दिख तो रहा था कि कुछ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके लेयर हटा रहे हैं, कुछ उनके पास कोई टूल था। तो लगभग ये 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर था। दोनों आंखों में उन्होंने एपिथेलियल लेयर हटा दी। उसके बाद इनका जो अगला स्टेप था वो ये था कि अब राइबोफ्लाविन की ड्रॉप्स डालनी थी। ऐसे सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, राइबोफ्लाविन की ड्रॉप्स ही तो डालनी है, लेकिन वो ड्रॉप्स इतना पेन देती है कि मैं बता नहीं सकती। बेतहाशा दर्द, मतलब अनबियरेबल पेन। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ड्रॉप्स, क्योंकि मैंने तो पहले देख ली थी वीडियोस कि ऐसे करके ड्रॉप्स डालेंगे, लेकिन वो पेशेंट का हाल क्या था वो तो पता नहीं लग रहा था उस वीडियो से। वो शायद जानबूझ के बताया नहीं था या क्या, लेकिन वो ड्रॉप्स बहुत ज्यादा पेनफुल। जैसे जैसे वो ड्रॉप्स डालते गए मेरी आंखों में, पहले एक आंख का किया, फिर दूसरे आंख का किया, मतलब दोनों को तो फिक्स किया हुआ था, क्लिप्स लगाई हुई थी, लेकिन वो ड्रॉप्स डाली पहले उन्होंने एक आंख में। और जैसे जैसे वो आंखों में एब्जॉर्ब हो रही थी ना, तो वो पेन बढ़ा रही थी उसको। जब मेरा पेन हद से ज्यादा बढ़ जाता था, तब वो उसमें एनेस्थीसिया की ड्रॉप डालते थे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। मतलब मुश्किल से 1 मिनट के लिए असर रहता था, और वो भी दर्द कम नहीं होता था, मतलब क्योंकि वो दर्द इतना ज्यादा था ना कि मतलब वो ड्रॉप्स भी कुछ असर नहीं कर रही थी। वो राइबोफ्लाविन की ड्रॉप्स लगभग वो आधे आधे घंटे के लिए दोनों आंखों में डालते हैं। तो 1 घंटे का प्रोसीजर तो ये हो गया। उसके बाद अगला स्टेप जो उनका होता है वो होता है यूवी लाइट पास करना। मतलब एक मशीन होती है जो यूवी लाइट, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की यूवी लाइट को हमारी आंखों में फॉल करवाते हैं डॉक्टर्स। तो ड्रॉप्स, अच्छा इनफैक्ट मुझे ये बता देना चाहिए, एनेस्थीसिया क्यों नहीं देते वो लोग। मतलब कई बार पेशेंट के दिमाग में ये भी आता है ना कि एनेस्थीसिया दे क्यों नहीं रहे। देते शायद इसलिए नहीं है, मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर वो एनेस्थीसिया दे देंगे ना, तो हमारी आंखें उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मूव नहीं कर पाएगी।
क्योंकि वो इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि अब इधर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ऐसे देखिए, ऊपर देखिए, इधर देखिए, राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, वो इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो शायद इसलिए वो एनेस्थीसिया प्रॉपरली नहीं देते, इंजेक्ट नहीं करते। तो फिर उनकी जो मशीन है वो मशीन ले आए और उस मशीन के थ्रू यूवी लाइट मेरी आईज के थ्रू पास करने लगे। मतलब एक आंख की आई क्लिप जो थी वो उन्होंने रिलीज कर दी, खोल दी। मतलब ड्रॉप्स तो ऑलरेडी डाल चुके थे मेरी आंखों में, लेकिन उसको खोल करके एक आंख बंद थी और एक आंख में काम चल रहा था। तो यूवी लाइट जब उन्होंने पास करनी शुरू करी ना, और साथ साथ वो आधे घंटे तो वो पहले डाल चुके थे राइबोफ्लाविन, अब दोबारा से भी राइबोफ्लाविन और डालते गए डालते गए डालते गए, मतलब आधे घंटे तक के लिए वो यूवी लाइट भी डाली। तो मतलब इतना ज्यादा पेन हो रहा था, इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मतलब मैं रो रही थी वहां पर। और मैं, मेरा मतलब बस चलता तो शायद मैं उठ करके चली जाती वहां से, मुझे अगर जाने देते तो मैं छोड़ छाड़ कर निकल आती बाहर, लेकिन वो निकलने तो देते नहीं मुझे। बस मैं जोर जोर से दुआ पढ़ रही थी और बस रो रही थी और बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। हाथ मेरा ऐसे ऐसे हो रहा था बार बार। एक नर्स थी मेरे साथ में वहीं पे, उसका हाथ मैंने खूब जोर से पकड़ा हुआ था ताकि मेरा दर्द मैं बर्दाश्त कर पाऊं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त निकल गया। ये पूरा प्रोसीजर जो था ना, मतलब लगभग 3 घंटे का था, और ये 3 घंटे बड़े दर्द वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि चलो ये दर्द वाला टाइम जो है वो अब निकल जाएगा। जब प्रोसीजर खत्म हुआ 3 घंटे का लगभग, तो मैं जब बाहर निकली तो मुझे कहा कि अब आपको दवा दे देंगे, पेन किलर दे देंगे, और पेन किलर से आपको एकदम रिलीफ मिल जाएगा कुछ देर में, मतलब 20-25 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर्स का ना दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है, तो 20-25 मिनट कहा जरूर, लेकिन वो रात के, मतलब सुबह, मतलब मैं शाम में घर आ गई थी 4-5 बजे तक, तो लेकिन रात के 1 बजे तक वो पेन 1% भी कम नहीं हुआ। मुझे 3-3 पेन किलर्स लेनी पड़ी, तब जाकर थोड़ा सा पेन कम हुआ। और मतलब ऐसा पेन था ना कि ना मुझसे उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना लेटा जा रहा था, ना कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आंखें एक तो खुल नहीं रही थी मेरी, और ऊपर से पेन इतना ज्यादा। तो खैर वो अल्लाह का शुक्र है, वक्त वो निकल गया। अब सोचती हूँ तो बहुत घबराहट होती है, और अल्लाह ना करे कि किसी को भी ये डिजीज हो। और फिर ये 2 दिन तक ना लगभग ये पेन रहा मुझे, 2 दिन तक लगातार ऐसा पेन रहा। मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी देर में पेन किलर लेनी पड़ रही थी, लगभग 4 से 5 घंटे में मुझे दूसरी एक पेन किलर लेनी पड़ती थी। फिर तीसरे दिन थोड़ा सा कम हो गया पेन, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर में मतलब पूरा पेन ये खत्म हो गया, पूरी तरीके से पेन तो खत्म हो गया। अब विजन के बारे में अब मैं थोड़ा सा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसा विजन था उसके बाद मेरा। 2 दिन तक तो मेरी आंखें बिल्कुल खुली नहीं, शायद वो पेन इतना ज्यादा था और आंखें इतनी भारी हो गई थी मेरी कि मतलब खुल नहीं पा रही थी, और आंखें बिल्कुल ऐसी बंद। कोई भी अगर मुझे देखने के लिए आ रहा है तो, या कोई भी मिलने आ रहा है मुझसे, तो बस मैं आंखें बंद करके ही उससे बात कर पा रही थी, आंखें खोल नहीं पा रही थी सही तरीके से। उसके बाद तीसरे चौथे दिन से थोड़ा थोड़ा आंखें खुलने लगी, लेकिन खुलने के बाद जो विजन था वो ऐसा विजन था ना, इतनी अनइजीनेस मुझे हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि घबराहट हो रही थी कि मैं बाहर जाऊं कि घर में रहूं, कहाँ रहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जैसे हेजीनेस दिख रही है, ये बाहर का, हालांकि बाहर का व्यू है। मैंने काफी सर्च किया कि मुझे मिले कहीं पे कोई ऐसी इमेज जिससे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं कि मुझे कैसा दिख रहा था उस टाइम। तो मुझे कहीं से ये एक इमेज मिली जिसमें बाहर का व्यू है, ये पेड़ आपको दिख रहे होंगे, एकदम हेजीनेस दिख रही है यहाँ पर। ऐसे ही हेजीनेस मुझे रूम के अंदर दिख रही थी, मतलब चाहे मैं कहीं पे भी चली जाऊं, बाहर अंदर कहीं पे भी ऐसी ही हेजीनेस मुझे दिख रही थी। इतना मुझे लग रहा था ना कि कहीं पे धुआं धुआं भरा हुआ है, पूरे में ऐसा धुंध छाई हुई है कि मुझे एकदम लग रहा था कि मन कर रहा था हटा दूं, एग्जॉस्ट फैन ऑन करूं और ये सब कुछ हट जाए और क्लियर मुझे दिखाई देने लगे, लेकिन वो तो होना ही नहीं था। ऐसी हेजीनेस लगभग लगभग मैं कहूंगी लगभग 1.5 महीने, 1.25 महीने के करीब करीब ऐसी ही हेजीनेस रही मुझे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हेजीनेस कम होने लगी। अभी अब जो है मुझे टाइम हो गया है मेरी सर्जरी को, लगभग 3 महीने 6 दिन का टाइम हो गया है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अब हेजीनेस नहीं है बिल्कुल भी, और विजन भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गया है। मतलब जो ये पेशेंट्स होते हैं ना, जब C3R कराते हैं तो C3R कराने के बाद इतना विजन फ्लक्चुएट करता है, स्टेबिलिटी नहीं आती। मतलब 2 दिन आपको लगेगा ना कि आपके नजदीक में आपको बहुत सारी चीजें जो है एकदम क्लियरली पढ़ने में आ रही हैं, फिर अगले ही दिन एकदम ऐसा लगेगा कि वो धुंधला हो गया,
तो ऐसा जब मेरे साथ हुआ कि पहले 2 दिन तो लगा कि हाँ एकदम मतलब सर्जरी के शायद 1 हफ्ते के बाद सामने की कुछ चीज जो थी शायद बुक थी या कुछ था, उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मुझे बड़ा अच्छे से पढ़ने में आ रहा था, तो मेरे दिल में तसल्ली हुई कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो फिर अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन फिर मुझे दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो गया, मतलब फिर ब्लरी ब्लरी दिखने लगा। तो मेरी बड़ी घबराहट से हालत खराब हुई कि ये क्या हो रहा है कि फिर से मुझे ब्लरी दिख रहा है। फिर मैंने कॉल की उनको हॉस्पिटल में कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप घबराइए मत, अभी ये अनस्टेबिलिटी रहेगी, मतलब अभी स्टेबल नहीं है क्योंकि कॉर्निया, इसीलिए ये कभी ज्यादा कभी कम ऐसा दिखेगा। तो अगर कोई पेशेंट है जो मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, केरेटोकोनस पेशेंट, तो घबराइएगा नहीं, ये सारी चीजें ना होंगी, ये नॉर्मल है। मतलब कभी आपको लगेगा कि कभी बहुत ज्यादा क्लियर दिखने लगा है, मतलब पास की चीज, दूर की चीज तो खैर बिल्कुल अभी क्लियर नहीं दिखेगी, मतलब जिनकी सर्जरी अभी अभी हुई है। इनफैक्ट 3 महीने तक भी दूर की चीज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगी कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन पास की चीज, पास की जो विजन है वो भी आपका फ्लक्चुएट करता रहेगा, मतलब कभी लगेगा कि बहुत ज्यादा ठीक ठाक दिख रहा है, कभी लगेगा एकदम ब्लर हो गया। तो घबराइएगा मत, वो अनइजीनेस तो रहेगी थोड़े टाइम तक, और इनफैक्ट ये स्टेबिलिटी आने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स 3 महीने में थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं उनकी आंखें, और कुछ पेशेंट्स को 6 महीने भी लग जाते हैं। तो फिर ये मेरा ट्रीटमेंट जो है वो लगभग, मतलब कोई भी केरेटोकोनस पेशेंट जो होगा उसका जो ये पूरा ट्रीटमेंट के बाद लगभग 2 साल तक के लिए मतलब जो डॉक्टर्स है ना वो फॉलो अप के लिए बुलाते रहेंगे आपको, क्योंकि वो चेक करते रहेंगे कि फर्दर तो कोई प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब फर्दर तो आपकी कॉर्निया बल्ज नहीं कर रही है। वो ये चेक करते रहेंगे कि फर्दर C3R कराने के बाद भी तो ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। अगर किसी पेशेंट में ये प्रॉब्लम फिर से आ रही होती है ना तो फिर दोबारा से C3R करना पड़ जाता है। तो अल्लाह ना करे कि किसी के साथ दोबारा से ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर लिया है कि कैसा रहा मेरा ये पूरा सफर केरेटोकोनस की सर्जरी यानी कि C3R कराने के बाद से लेके अब तक का जो सफर था वो आपके साथ मैंने शेयर किया। इनफैक्ट जब मेरी सर्जरी हुई थी ना तब मुझे जितनी अनइजीनेस फील हो रही थी उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसा कोई पेशेंट होता तो मैं उससे कोई बात करती, मैं पूछती कि क्या सिर्फ ये मुझे ही हो रहा है या नॉर्मल है ये। तो एक पेशेंट तो है मेरे कांटेक्ट में जिनको केरेटोकोनस है, उनसे भी बात होती रहती थी कभी कभी, तो पता लगता था कि हाँ नॉर्मल है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि मैं कुछ ऐसा ढूंढूं या मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। तो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत ऐसा सर्च किया, लेकिन ऐसी बहुत ज्यादा कोई अच्छी वीडियो मुझे मिली नहीं जिससे कि मुझे मतलब थोड़ा तसल्ली मिल सके कि जो कुछ भी मुझे फील हो रहा है वो नॉर्मल है। तो खैर ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई है ताकि अगर कोई केरेटोकोनस पेशेंट हो तो उसको थोड़ी तसल्ली मिल सके कि ये सब जो कुछ भी होता है ना ये सब नॉर्मल होता है, मतलब पेशेंट को ऐसा फील होता है, ये सारी चीजें उसको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। इसके अलावा अब जैसे अब 3 महीने से ज्यादा का टाइम जब हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर आपको चश्मे का नंबर दे देते हैं। चश्मे का नंबर 3 महीने के पहले तो बिल्कुल भी कोई डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी रहती है, मतलब स्टेबल नहीं होती है आईज ना, कॉर्निया स्टेबल नहीं होता है, वो फ्लक्चुएशन आता रहता है विजन में। तो चश्मे से जो विजन मिलता है ना पेशेंट को वो 60 to 70% अच्छा रहता है, मतलब पहले जैसा विजन था उसके कंपैरिजन में 60-70% थोड़ा बेटर रहता है। और एक खास टाइप के लेंसेज होते हैं, स्केरल लेंसेज जिनको कहा जाता है, वो पेशेंट की आंखों के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं, स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, और उनकी हेल्प से ना पेशेंट को 6x6 का विजन मिल जाता है, मतलब नॉर्मल आंखों का जैसा विजन होता है वैसा विजन मिल जाता है। तो कई सारे पेशेंट्स वो स्केरल लेंसेज भी यूज करते हैं, और कुछ लोग चश्मा लगा के भी काम चला लेते हैं। तो डिपेंड करता है जैसा जिसको जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो मैंने आप अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है केरेटोकोनस की सर्जरी यानी कि C3R कराने के बाद से लेकर के अब तक का जो सफर था वो पूरा सफर मैंने आपको बताया कि कैसा रहा मेरा सफर। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे का सफर भी बहुत अच्छा रहेगा, उम्मीद करती हूँ। और उम्मीद ये भी करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर कोई सिम्टम जो मैंने आपको बताया उनमें से कोई सिम्टम किसी को भी होता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, इंसान को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम लोग अक्सर लापरवाह हो जाते हैं, लापरवाही लेकिन अच्छी बात नहीं है।
तो आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगी है, लगा कि कुछ जानने को मिला, कुछ नई चीज सीखने को मिली है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने जो भी आपके लोग हैं जानने में, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय।